हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग लाइसोसोमल प्रोटीन्स की टारगेटिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि लाइसोसोमल प्रोटीन्स में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं और फिर किस तरह से उनकी टारगेटिंग की जाती है। ठीक, जब मैं आपको प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स की जो टारगेटिंग होती है यूकैरियोटिक सेल्स में वो दो पाथवेज के थ्रू होती है। ठीक, एक तो सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग होती है, मतलब सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके डायरेक्ट प्रोटीन्स को साइटोसोल से इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल तक भेज दिया जाता है। और दूसरी वेसाइकिल वेस्ट ट्रैफिकिंग होती है। ठीक, वेसाइकिल वेस्ट ट्रैफिकिंग में क्या होता है, लास्ट कुछ लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटीन सिक्रेशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो वेसाइकिल्स के थ्रू गाल्जी बॉडी में जाती हैं, गाल्जी बॉडी से फिर फर्दर अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजी जाती हैं। ठीक, उसका ओवरव्यू हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर में लिया है, लेकिन उसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे वेस्कुलर ट्रैफिकिंग में कि किस तरह से प्रोटीन वेसाइकिल में कैद होती है और किस तरह से फिर उनको वेसिकुलर ट्रैफिकिंग के थ्रू फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग वेस्कुलर ट्रैफिकिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सिग्नल बेस्ड प्रोटीन टारगेटिंग होती है उनके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नल बेस्ड प्रोटीन टारगेटिंग होती है वो होती है साइटोसोल से। साइटोसोल में जो राइबोसोम फ्री होते हैं वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और साइटोसोल से प्रोटीन जाएगी कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, पराक्सीसोम में जाएगी, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम में जाएगी और न्यूक्लियस में जाएगी। ठीक, तो इन सब में किस तरह से प्रोटीन की टारगेटिंग होती है, वहां पे सिग्नल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी प्रोटीन्स इनमें मैक्सिमम पाई जाती हैं। इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन टारगेटिंग की, और उससे पहले हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इट इज द साइट ऑफ, खास करके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सब यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहली बात। ठीक है, एंड इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक, डबल मेम्ब्रेन, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। और दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और मेम्ब्रेन में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन होगी और दोनों ही बाइलेयर होंगी, दोनों ही मेम्ब्रेन बाइलेयर होंगी। ठीक है, एक तो हम लोग जो बाहर की तरफ होगी इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज द साइट ऑफ cellular energy production in the form of ATP
बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसीलिए सेलुलर एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी होती है। तो एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब क्योंकि यह एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल है सेल का, इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसलिए क्योंकि ये सेल को पावर प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज द सेलुलर एनर्जी करेंसी। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको ये सारी चीजें बना करके दिखाता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीजें कहां पे होती हैं और किस पोर्शन का क्या काम होता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक फिगर के थ्रू बना के दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है जो मैंने अभी आपको बताया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सारी चीजें आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिफ्रेश करता हूँ चीजों को। ठीक है, सबसे बाहर होती है आउटर मेम्ब्रेन, जिसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। ये है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, सबसे पहली बात स्मूथ होती है। दूसरी बात इट इज फ्रीली परमिएबल, वेरी परमिएबल, वेरी परमिएबल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स and ions due to the presence of पोरिन्स, यहाँ पे पोरिन्स पाए जाते हैं, एंड वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स पाए जाते हैं। BDAC का मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स the organelles, ये ऑर्गेनेल्स का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, यहीं से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको और कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपकी है इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इनर मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड, इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्म्स क्रिस्टी। ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी बनाता कौन है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इनवेजिनेट करती है, कन्वोल्यूटेड फॉर्म में आकर के बना देती है क्या, क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के बनने की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलती है। तो जितनी बड़ी इनर मेम्ब्रेन होगी उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उतने ज्यादा वहां पे पाए जाएंगे और उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में सेल को हेल्प होगी। इसीलिए इसको कन्वोल्यूट करके क्या बना देते हैं, क्रिस्टी बनाते हैं ढेर सारे। इसके बाद इसमें और क्या क्या होता है, इट इज हाईली इम्परमिएबल, इट इज हाईली इम्परमिएबल। और हाईली इम्परमिएबल क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कार्डियोलिपिन कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलिपिन पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें और क्या क्या पाया जाता है। कंटेन्स क्या क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स पाए जाएंगे। और उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ईटीएस पढ़ाऊंगा तो। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर कहाँ पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एटीपी सिंथेज पाया जाएगा। एटीपी सिंथेज को ही F0 F1 कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम कहते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज कलर के ये दिख रहे हैं क्या, एटीपी सिंथेज F1 F0 F1 कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम, उसी को कहते हैं। तो एटीपी सिंथेज कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, सिंथेज। इसके अलावा एडीपी, एटीपी, ट्रांसलोकेज, और क्या पाया जाता है, इसके अलावा कुछ और भी ट्रांसपोर्टर, अदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, क्योंकि ये बहुत ही इम्परमिएबल है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब बात आती है आपके, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो एक बहुत ही बड़े कंपार्टमेंट को इनक्लोज करती है, और उस कंपार्टमेंट को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की। मैं यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन को रफ कर रहा हूँ और इसके ऊपर ही मैं लिखूंगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन को मैं रफ करके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है जहाँ पे डीएनए वगैरह आपका पाया जा रहा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, इसको पूरा लिखने के लिए मुझे ये भी रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखने के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो चीजें पाई जाती हैं अब मैं उनको लिखूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स, अब हम शुरू से शुरू करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर उस चीज को हम लोग याद करें तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और वो पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और उस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और उस एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने का काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहली चीज वहां पे क्या पाया जाएगा, पीडीसी, मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब एसिटिल कोएंजाइम में बन जाएगा, तो एसिटिल कोएंजाइम में से सिट्रिक एसिड साइकिल शुरू होती है, तो क्या पाया जाएगा, एंजाइम्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल। ठीक, एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एंजाइम्स ऑफ अमीनो एसिड अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक, इसके अलावा डीएनए पाया जाएगा, या जेनेटिक मटेरियल आप लोग कह सकते हैं, डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रेंज करते हैं 55S to 75S। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कहा जाता है कि 70S ही होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के रिजेंबल होते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया के रिजेंबल होता है। ठीक है, इसके अलावा टीआरएनए पाया जाएगा, ठीक, एंड सम अदर प्रोटीन्स। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई। हाँ, इसके अलावा और दो चीजें पाई जाती हैं, एटीपी पाया जाएगा आपका, एडीपी पाया जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाएगा, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन पाया जाएगा, Mg2+, कैल्शियम आयन पाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती हैं।
ठीक, मैंने एक एक चीज आपको बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। और इस तरफ मैंने बना करके दिखाया हुआ है, ग्रीन कलर से मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया हुआ है, सर्कुलर डीएनए यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे आपको, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, उसको भी मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। ठीक है, तो सारी चीजें जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बारे में मुझे थोड़ी सी चीजें और बतानी, जैसे कि इसके डीएनए के बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है, तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास मल्टीपल कॉपीज में ढेर सारे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इट हैव मेनी कॉपीज of double stranded circular DNA, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो मतलब ये बैक्टीरिया से थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी रखता है, किसमें, इसके मामले में, जेनेटिक मटेरियल के मामले में। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, और उसी तरह का कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और उसकी ढेर सारी कॉपीज पाई जाती हैं। ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कहा जाता है काइनेटोप्लास्टिड्स। क्या कहा जाता है, काइनेटोप्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, जैसे कि ट्रिपाइनोसोमा ब्रूसी और ट्रिपाइनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ट्रिपाइनोसोमा क्रूजी। इनके पास एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पाया जाता है जिसको कहा जाता है काइनेटोप्लास्ट डीएनए। इनके माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पाया जाता है जिसको कहा जाता है काइनेटोप्लास्ट डीएनए, या फिर शॉर्ट में लिखा जाता है के डीएनए। ठीक है, और के डीएनए के पास में दो तरह के डीएनए पाए जाते हैं, दो तरह के इसमें डीएनए होते हैं। एक को कहा जाता है मिनी सर्कल डीएनए, और दूसरे को कहा जाता है मैक्सी सर्कल डीएनए। ठीक है, इसको मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है मिनी सर्कल और मैक्सी सर्कल डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, खास करके काइनेटोप्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। और काइनेटोप्लास्टिड्स के एग्जांपल क्या हैं, ट्रिपाइनोसोमा ब्रूसाई एंड ट्रिपाइनोसोमा क्रूजी। ठीक है, और इसको काइनेटोप्लास्ट डीएनए या के डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास मैंने बताया इसके पास इसका अपना डीएनए है। क्या है, इसके पास इसका अपना डीएनए है, राइबोसोम भी है। ठीक है, राइबोसोम है, और इसके पास में टीआरएनए भी होता है, तो डीएनए से ये एमआरएनए भी बना सकता है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनाते हुए ये क्या कर लेता है, ये क्या कर सकता है, कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस खुद से कर लेता है, ये खुद से कर सकता है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये अपने कुछ काम खुद से कर लेता है, थोड़ी बहुत प्रोटीन ये खुद से सिंथेसाइज कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में आती हैं, वो कहाँ से आती हैं, न्यूक्लियर जीन से सिंथेसाइज होकर के आती हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनकी सिंथेसिस ये खुद से कर लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। इसके अलावा ये डिवाइड भी कर सकते हैं, दे डिवाइड विद माइटोकॉन्ड्रिया आर डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन कहाँ पे पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये खुद से डिवाइड होकर अपना नंबर भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए भी इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। तो ये खुद से डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, इनके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपना टीआरएनए है, जिसकी वजह से ये अपनी कुछ प्रोटीन्स को भी खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस होने के साथ साथ मैंने आपको बताया इनका जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है।
सर्कुलर होता है। और जो राइबोसोम भी पाया जाता है, मैंने आपको बताया कि मोस्टली कहा जाता है 70S राइबोसोम, या फिर इसकी रेंज बताई गई 55 to 75S तक होता है। ठीक है, मतलब ये भी रिजेंबल कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रोटीन सिंथेसिस को वो सारी एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देती हैं जो कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती हैं। ठीक, इनकी मेम्ब्रेन में वो उस तरह के ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं जैसे ट्रांसपोर्टर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इस रिसेम्बलेंस के आधार पर यह कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर इवॉल्व्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, क्योंकि ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं, हर चीज में रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ठीक है, और इस चीज को प्रूव करने के लिए एक इंडोसिम्बियोटिक थियरी प्रपोज की गई। इंडोसिम्बियोटिक थियरी को प्रपोज किया था लिन मार्गुलिस ने, और इस थियरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया आर द symbionts of photosynthetic पर्पल बैक्टीरिया। हुआ क्या होगा, किसी बहुत समय पहले कभी क्या हुआ, कोई यूकैरियोटिक सेल रही होगी और उसने एक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया होगा। ठीक है, इंगल्फ करने के बाद क्या हुआ होगा, तो एक मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की खुद की रही होगी, और जब इंगल्फ किया होगा तो खुद जो, और जब इसको इंगल्फ किया होगा बैक्टीरिया को, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही होगी वो भी इन्वेजिनेट हुई होगी, जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्म किसने ले लिया, ये जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थी वो क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। इसीलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दिखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया होगा, बाद में उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट कर दिया गया होगा कि ये एक ऑर्गेनेल की तरह फंक्शन करे। ठीक है, तो इस तरह से इंडोसिम्बियोटिक थियरी के अकॉर्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंडोसिम्बियोंट है एक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। ठीक है, किसकी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, इंडोसिम्बियोंट। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, आपको ये पता है। और माइटोकॉन्ड्रियल सेल की जो इनहेरिटेंस होती है वो साइटोप्लाज्मिक होती है, और मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में ये यूनिपेरेंटल होती है। यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट से माइटोकॉन्ड्रिया आती है। ठीक है, यूनिपेरेंटल होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका जो इनहेरिटेंस होता है मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मैटरनल मतलब मदर से आएगा, मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। ठीक, मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया इज contributed by फीमेल गैमीट्स से आएंगे, फीमेल गैमीट ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, तो जाइगोट फॉर्मेशन में मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे जाता है, तो वो ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में मैटरनल इनहेरिटेंस के थ्रू जाता है। और मैटरनल इनहेरिटेंस के थ्रू मतलब साइटोप्लाज्मिक, मतलब जहां से साइटोप्लाज्म आएगा वहीं से क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। और ज्यादातर यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कोई एक पेरेंट ही अपना साइटोप्लाज्म देगा। ठीक है, और जब एक पेरेंट अपना साइटोप्लाज्म देगा तो उसके साथ साथ क्या देगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी देगा।
और ज़्यादातर ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मैटरनल का मतलब होता है अगर फीमेल गैमीट से कोई चीज़ आ रही है तो कहा जाता है कि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। तो फीमेल गैमीट क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करता है किस समय पे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। कुछ बडिंग यीस्ट हैं, इन सम बडिंग यीस्ट, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, इन सम बडिंग यीस्ट, mitochondrial inheritance is biparental, ठीक। तो याद रखिएगा जो बडिंग ईस्ट होते हैं वहां पे दोनों फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों से ही माइटोकॉन्ड्रिया आता है, इसलिए कहा जा रहा है बाई पेरेंटल। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोट्स होते हैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनहेरिटेंस होती है वो यूनिपेरेंटल होती है और ज्यादातर कहां से आती है, मैटरनल इनहेरिटेंस के थ्रू आती है। मतलब जो फीमेल गैमीट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करता है, ठीक है। तो ये तो रही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा। मैंने आपको बेसिक चीजें भी बताई हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बताई, इनहेरिटेंस वगैरह सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। बायोजेनेसिस भी मैंने लगभग कवर कर लिया। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स की। मैंने आपसे बताया और मैंने प्रोटीन का नाम कहाँ कहाँ पे लिया, आउटर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स हैं, जैसे कि वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स प्रोटीन है, ठीक है, पोरिन्स प्रोटीन है। इसके बाद फिर आपका इनर मेम्ब्रेन आ जाता है, इनर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन है, एटीपी सिंथेस, ठीक है, एडीपी एटीपी ट्रांसलोकेज, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी ज्यादातर प्रोटीन ही है, ठीक है। तो ये सारी प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटीन है, जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होती हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर जीन से सिंथेसाइज होती है। मतलब न्यूक्लियर जीन से अगर सिंथेसाइज हो रही होंगी तो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रही होंगी, साइटोसोल में। अब साइटोसोल में सिंथेसाइज होने के बाद कैसे प्रोटीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आती है, कैसे इनर में आती है और कैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक जाती है, इसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।